1947 में हुए देश के विभाजन पर आज पूरे देश में बहस हो रही है और इसकी वजह है आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा है कि इस देश के बंटवारे को इसलिए स्वीकार किया गया था कि इस देश में खून की नदियां ना बहें, लेकिन उससे ज़्यादा खून बहा और आज भी बह रहा है। यानी साफ है कि विभाजन का कोई उपाय नहीं था। आरएसएस प्रमुख के इस बयान के बाद हो रही इस राष्ट्रव्यापी बहस में इस बात का अध्ययन करना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि आखिर देश के बंटवारे के लिए कौन जिम्मेदार था। दरअसल वामपंथी इतिहासकारों ने हमेशा विभाजन के गुनहगारों का असली चेहरा कभी आपके सामने नहीं आने दिया। हमें बचपन से यही पढ़ाया गया है कि मोहनदास करमचंद गांधी ने कहा था कि इस देश का बंटवारा मेरी लाश पर होगा, लेकिन गांधी ने जो देश के साथ वादा किया था क्या उसे उन्होंने कभी पूरा किया? गांधी ने तो ये भी कहा था कि देश के 2 टुकड़े करने से पहले मेरे शरीर के 2 टुकड़े कर दो। क्या गांधी ने ये बात दिल से कही थी या ये सिर्फ एक राजनीतिक जुमला था? क्या गांधी ने बंटवारा रोकने के लिए पूरी ईमानदारी से प्रयास किया? सवाल ये भी है कि गांधी अगर चाहते तो क्या बंटवारा रुक सकता था? ये वो सारे सवाल हैं जिनका जवाब आज हम खरी बात में तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ समझने की कोशिश करेंगे। देश के विभाजन पर आधारित इस खास सीरीज में हम इतिहास की कुछ महान घटनाओं का अवलोकन करेंगे और ये जानेंगे कि क्या इस देश के विभाजन के लिए गांधी जिम्मेदार थे। तो बिना देर किए सीधे आते हैं मुद्दे की बात पर और खोलते हैं इतिहास के उन पन्नों को जिन्हें वामपंथी इतिहासकारों ने हमेशा आपसे छुपा कर रखा है। ये मार्च 1947 की बात है। लंदन में बैठी ब्रिटिश हुकूमत ने लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का नया वायसराय बनाकर दिल्ली भेजा था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने उन्हें एक ही शर्त के साथ भारत भेजा था और वो शर्त ये थी कि कुछ भी हो 30 जून 1948 के पहले पहले भारतीयों के हाथों में सत्ता सौंप दी जाए। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। देश दंगों की आग में जल रहा था और कांग्रेस और मुस्लिम लीग की मिलीजुली अंतरिम सरकार अपनी खींचतान की वजह से अंतिम सांसें गिन रही थी। ऐसे में लॉर्ड माउंटबेटन ये मन बनाकर आए थे कि भारत का बंटवारा ही सारी समस्या का एकमात्र हल है। लेकिन माउंटबेटन की इस योजना में सबसे बड़ी रुकावट थे गांधी, जिन्होंने कहा था कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा। लिहाजा 1 अप्रैल 1947 को माउंटबेटन ने गांधी को मिलने के लिए बुलाया। इस अहम बैठक में गांधी ने माउंटबेटन को एक ऐसा सुझाव दिया जिसे अगर मान लिया जाता तो इस देश में हिंदुओं का पूरा अस्तित्व ही संकट में आ गया होता। इस मुलाकात में गांधी ने माउंटबेटन से कहा था कि कांग्रेस की बजाय मुस्लिम लीग और जिन्ना को इस देश की बागडोर सौंप दी जाए। इस बैठक के बारे में कई लेखकों ने कई किताबों में कई पन्ने लिखे हैं, लेकिन मैं यहाँ हवाला देना चाहूँगा डोमिनिक लापियर और लैरी कॉलिंस की दुनिया भर में मशहूर किताब फ्रीडम एट मिडनाइट का, जिसका हिंदी अनुवाद आज़ादी आधी रात को इस समय मेरे हाथ में है। इस किताब के पेज नंबर 125 पर इस मुलाकात के बारे में लिखा गया है कि गांधी ने माउंटबेटन से कहा कि बच्चे यानी देश के 2 टुकड़े करने के बजाय इसे मुसलमानों के हाथों में दे दिया जाए। जिन्ना और उनकी मुस्लिम लीग को सरकार बनाने के लिए बुलाएं और 30 करोड़ हिंदुओं को उनके शासन के अधीन कर दिया जाए। जिन्ना जो पाकिस्तान मांगते हैं उसके बदले उन्हें पूरा हिंदुस्तान ही दे दिया जाए। तब माउंटबेटन ने गांधी से कहा, लेकिन हिंदुस्तान तो हिंदुओं का है, वो तो अपने ही देश में फिर से गुलाम हो जाएंगे। ऐसे में आपके आज़ादी के आंदोलन का क्या मतलब रह जाएगा? आपको कैसे इस बात का यकीन है कि खुद आपकी पार्टी कांग्रेस इस बात के लिए तैयार हो जाएगी? गांधी ने माउंटबेटन से कहा, कांग्रेस चाहती है कि देश का बंटवारा ना हो, वो उसे रोकने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएगी। गांधी के इस बेतुके प्रस्ताव से कांग्रेस में खलबली मच गई। नेहरू और पटेल ने गांधी को साफ साफ कह दिया कि उन्हें यह प्रस्ताव मंजूर नहीं है। वो जानते थे कि जिन्ना के हाथ में पूरे देश की बागडोर देने का क्या अंजाम होगा। बंगाल और पंजाब, जहां मुस्लिम लीग की सरकार थी, वहां खुलेआम कलकत्ता से लेकर नोआखली और लाहौर से लेकर रावलपिंडी तक हिंदुओं का नरसंहार हो रहा था। ऐसे में पूरे देश में मुस्लिम लीग की हुकूमत का मतलब यही होता कि 30 करोड़ हिंदुओं को नादिर शाह और तैमूर लंग जैसे दुर्दांत
मुस्लिम शासकों के हाथों में सौंप दिया जाए। लेकिन गांधी तो महान दार्शनिक अरस्तू के आदर्श राज्य की कल्पना में स्वप्निल विचरण कर रहे थे। गांधी को कांग्रेस नेताओं के इंकार से गंभीर सदमा लगा। उन्होंने 11 अप्रैल को माउंटबेटन को एक भावुक पत्र लिखा जो प्रकाशित हुआ है संपूर्ण गांधी वांग्मय के खंड 87 के पेज नंबर 271 पर। गांधी के इस पत्र का सार ये था कि मैंने पंडित नेहरू को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो तैयार नहीं हुए। मुझे ये देखकर अफसोस हुआ कि मेरी योजना यानी जिन्ना को सत्ता सौंपने की योजना हर तरफ से सही थी, लेकिन मैं अपनी बात समझा नहीं सका। भविष्य के लिए आप मेरा ख्याल छोड़ दीजिए। यानी गांधी ने साफ साफ बता दिया कि आगे उन्हें विभाजन की इस बातचीत से दूर रखा जाए। यानी गांधी ने पहले तो जिन्ना और मुस्लिम लीग को इस देश की बागडोर सौंपने का विध्वंसकारी सुझाव दिया, और जब इस सुझाव को नहीं माना गया तो उन्होंने बंटवारे की इस पूरी बातचीत से ही पल्ला झाड़ लिया। इसके बाद गांधी ने कभी भी बंटवारा रोकने की कोशिश नहीं की। ये और बात है कि वो अपनी प्रार्थना सभा के भाषणों और बयानों में हमेशा यही जुमला दोहराते थे कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा। क्या गांधी ऐसी जुमलेबाजी करके देश को अंधेरे में रख रहे थे? ये बहुत ही गंभीर आरोप है। लिहाजा इस मुद्दे को समझने के लिए भारतीय राजनीति की एक बहुत बड़ी हस्ती मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के विचारों को जानना यहाँ बहुत ज़रूरी हो जाता है। मौलाना आज़ाद माउंटबेटन और गांधी की मुलाकात से ठीक एक दिन पहले गांधी से मिलने गए थे। इस मुलाकात में क्या हुआ था, इसका वर्णन खुद मौलाना आज़ाद ने अपनी मशहूर किताब इंडिया विंस फ्रीडम में किया है, जिसका हिंदी अनुवाद आज़ादी की कहानी इस वक्त मेरे हाथ में है। आज़ाद 31 मार्च 1947 को हुई इस मुलाकात के बारे में अपनी इस किताब के पेज नंबर 181 पर लिखते हैं कि मैंने गांधी जी से कहा कि मुझे अब केवल आपसे ही उम्मीद है। आप ही हमें इस विभाजन से बचा सकते हैं। यदि आपने भी मौन स्वीकृति दे दी तो हिंदुस्तान की अखंडता समाप्त हो जाएगी। इस पर गांधी जी ने कहा कि यदि कांग्रेस विभाजन को स्वीकार करना चाहती है तो उसे मेरी लाश पर से गुजरना होगा। मैं जब तक जिंदा हूं विभाजन पर कभी सहमत नहीं हो सकता, ना ही मैं कांग्रेस को बंटवारे को स्वीकार करने दूंगा। लेकिन गांधी ने जो कहा था उसके महज 48 घंटे बाद ही वो अपनी बात से पलट गए। और ये बात मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये बात कही है मौलाना आज़ाद ने अपनी इसी किताब में। वो इसी किताब में आगे लिखते हैं कि जब वो 2 अप्रैल 1947 को गांधी से फिर से मिले तो गांधी बदल गए और वो भी खुलकर विभाजन के पक्ष में बात कर रहे थे। आज़ाद अपनी इस मुलाकात के बारे में अपनी इस किताब इंडिया विंस फ्रीडम के पेज नंबर 181 पर लिखते हैं कि मुझे अपने जीवन का सबसे बड़ा सदमा ये लगा कि गांधी जी भी अब बदल गए थे। गांधी जी खुलकर विभाजन के पक्ष में नहीं थे, लेकिन वो पूरी ताकत से विरोध भी नहीं कर रहे थे। सबसे आश्चर्य और दुख की बात यह थी कि वो अब सरदार पटेल की दलीलों को दोहराने लगे थे। मैंने गांधी से 2 घंटे तक बात की, लेकिन मेरी बातों का उन पर कोई असर नहीं हुआ। अब आप यहां ध्यान दीजिए, 31 मार्च 1947 को गांधी मौलाना आज़ाद से कहते हैं कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा। इसके अगले दिन यानी 1 अप्रैल 1947 को वो माउंटबेटन से कहते हैं कि पूरे देश की बागडोर जिन्ना को सौंप दी जाए। और इसके अगले दिन यानी 2 अप्रैल 1947 को वो भारत के बंटवारे पर सहमति जताते नजर आते हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वो 11 अप्रैल 1947 को माउंटबेटन को पत्र लिखकर खुद को विभाजन का विरोधी बताते हुए विभाजन की इस पूरी बातचीत से ही खुद को अलग कर लेते हैं। आखिर गांधी ऐसा क्यों कर रहे थे? इसकी 2 ही वजह हो सकती हैं। पहली ये कि वो अपनी अनदेखी से दुखी होकर या तो पलायनवादी हो गए थे, या फिर दूसरी वजह ये थी कि वो अंदर ही अंदर देश के बंटवारे पर सहमत थे, लेकिन दुनिया के सामने वो अपनी बंटवारा विरोधी छवि बचाए रखना चाहते थे। आइए इस बात को समझने के लिए हम थोड़ा सा और अध्ययन करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 3 जून 1947 को माउंटबेटन, नेहरू और जिन्ना ने रेडियो पर देश के बंटवारे की घोषणा कर दी थी। ये वो समय था जब गांधी को बंटवारे का विरोध करने के लिए कठोर से कठोर कदम उठाने चाहिए थे, लेकिन गांधी सिर्फ बंटवारे के खिलाफ बयान देते रहे। यहाँ तक कि 3 जून की घोषणा के महज 4 दिन पहले ही उन्होंने अपने सारे हथियार डाल दिए। और इसका सबूत मिलता है
गांधी के पर्सनल सेक्रेटरी प्यारेलाल नैयर की इस किताब महात्मा गांधी पूर्ण आहुति के खंड 3 में, जो इस वक्त मेरे हाथ में है, इस किताब के पेज नंबर 269 पर गांधी और उनके एक सहयोगी के बीच हुई बातचीत का वर्णन है, जो 29 मई 1947 को हुई थी। इस बातचीत का वर्णन प्यारेलाल नैयर ने कुछ इस तरह से किया है। सहयोगी, अंतिम निर्णय यानी विभाजन की इस घड़ी में आप कहीं नहीं हैं। आपके आदर्शों को ताक पर रख दिया गया है। गांधी, आज मेरी बात कौन सुनता है? सहयोगी, आपकी बात नेता भले ही ना सुने, लेकिन जनता तो आपके पीछे है। गांधी, जनता भी अब मेरे साथ नहीं है। मुझे हिमालय चले जाने के लिए कहा जा रहा है। सब लोग मेरी तस्वीरों पर माला पहनाने को उत्सुक हैं, परंतु मेरी सलाह पर कोई नहीं चलना चाहता। विभाजन की घोषणा से ठीक पहले गांधी यही साबित करना चाह रहे थे कि वो तो विभाजन के खिलाफ हैं, लेकिन ना तो कांग्रेस के नेता उनकी बात सुन रहे हैं और ना ही जनता उनके साथ है। यानी कभी विभाजन की बात आते ही पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा कहने वाले गांधी के तेवर अब पहले जैसे नहीं रह गए थे। यहां तक कि अब गांधी ने अपनी प्रार्थना सभाओं में विभाजन का जिक्र करना भी करीब करीब बंद कर दिया था। आखिरकार 2 जून 1947 को हुई एक ऐतिहासिक बैठक में माउंटबेटन, कांग्रेस और जिन्ना सभी बंटवारे पर सहमत हो गए। इसके बाद भी अगले दिन यानी 3 जून 1947 को गांधी ने अपनी प्रार्थना सभा के भाषण में बंटवारे पर कोई बात नहीं की। इसके थोड़ी देर बाद ही ऑल इंडिया रेडियो से माउंटबेटन, नेहरू और जिन्ना ने देश के विभाजन की घोषणा कर दी। इसके अगले दिन यानी 4 जून 1947 की सुबह माउंटबेटन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, जिसमें गांधी के बेटे और हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक देवदास गांधी ने बंटवारे को लेकर कुछ तीखे सवाल पूछे थे। देवदास के तौर तरीकों से माउंटबेटन को यह शक हुआ कि आज गांधी प्रार्थना सभा में बंटवारे के विरोध में कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। माउंटबेटन का यह भी डर था कि गांधी विभाजन के खिलाफ किसी जन आंदोलन की भी घोषणा कर सकते हैं। लिहाजा प्रार्थना सभा से ठीक पहले माउंटबेटन ने गांधी को मिलने के लिए बुलाया। इस मुलाकात में क्या हुआ ये जानते हैं एलन कैंपबेल जॉनसन के शब्दों में, जो लॉर्ड माउंटबेटन के मीडिया एडवाइजर थे। उन्होंने अपनी मशहूर किताब मिशन विद माउंटबेटन के पेज नंबर 128 पर लिखा है, वो बेहद चौंकाने वाला है। कैंपबेल लिखते हैं कि माउंटबेटन ने गांधी जी से अनुरोध किया कि वह घोषणा को माउंटबेटन प्लान के रूप में ना देखें, बल्कि उसे गांधी प्लान समझें। इस मुलाकात के बाद माउंटबेटन का यह भरोसा बढ़ गया कि उनका जादू गांधी पर भी चल गया है। गांधी को भी प्रार्थना सभा में जाने में देर हो रही थी, इसलिए उन्होंने जल्द ही माउंटबेटन को विदा कर दिया। उस दिन यानी 4 जून 1947 को गांधी की प्रार्थना सभा में रोज की तुलना में बहुत ज्यादा भीड़ थी। लोग उस दिन गांधी के प्रवचन नहीं बल्कि विभाजन पर उनकी राय सुनने के लिए आए थे। वो जानना चाहते थे कि अब गांधी का अगला कदम क्या होगा। वो विभाजन के खिलाफ कोई आंदोलन छेड़ने का ऐलान करते हैं या फिर गांधी वो आमरण अनशन का ऐलान करेंगे, क्योंकि गांधी ने कहा था कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा। लेकिन गांधी के बोल बदल गए थे। उन्होंने अपने भाषण में सबसे पहले वायसराय माउंटबेटन को क्लीन चिट दी और विभाजन का सारा ठीकरा आम जनता पर फोड़ दिया। गांधी ने उस दिन जो भाषण दिया था वो छपा है संपूर्ण गांधी वांग्मय के खंड 88 के पेज नंबर 63 पर। गांधी ने उस दिन कहा था, अब जब विभाजन का फैसला हो गया है तो क्या हम सब कांग्रेस से बगावत कर दें? जवाहरलाल कहते हैं कि वो बंटवारा नहीं चाहते थे, वो हालात के आगे लाचार बन गए। आप अपने दिलों में ये दर्द ना पालें कि देश के 2 टुकड़े हो गए। आपने जो मांगा था वही आपको दिया गया है। कांग्रेस ने नहीं मांगा था, मैं तो यहाँ था ही नहीं, लेकिन कांग्रेस लोगों के मन की बात जान लेती है। उसने जान लिया कि हिंदू भी यही चाहते हैं और सिख भी यही चाहते हैं। आपके हाथों से कुछ नहीं गया है, अब जो हो गया उसे हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। मतलब गांधी ने एक तरह से यह कहने की कोशिश की कि विभाजन के लिए ना तो माउंटबेटन जिम्मेदार है और ना वो खुद जिम्मेदार है, ना कांग्रेस जिम्मेदार है। बस जिम्मेदार कोई है तो वो है आम जनता, और उनमें भी हिंदू और सिख। कुल मिलाकर 3 जून की घोषणा यानी बंटवारे के खिलाफ गांधी ने ना तो कोई आंदोलन छेड़ा,
ना ही आमरण अनशन का ऐलान किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि बंटवारा रोकने के लिए गांधी के पास ये कोई पहला और आखिरी मौका था। इस घटना के सिर्फ 10 दिन बाद एक ऐसा ही मौका और आया था जब गांधी बंटवारे के खिलाफ खड़े हो जाते तो इस देश के कभी भी दो टुकड़े नहीं होते। मैं बात कर रहा हूं कांग्रेस महासमिति की उस बैठक की जिसमें देश के विभाजन का प्रस्ताव पारित हुआ था। इस बैठक में गांधी ने किस तरह का रुख अपनाया था ये मैं आपको बताऊंगा खरी बात के अगले एपिसोड में। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा जिन्हें मैं बहुत ध्यान से पढ़ता हूं। आप चाहें तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे फेसबुक पेज प्रखर श्री 78 को लाइक कर सकते हैं, और अगर ट्विटर पर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ट्विटर हैंडल है प्रखर श्री 78। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।